वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 डायनेमिक्स 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि वाई इज़ अ लॉन्ग स्पैनर। अब स्पैनर आपको पता होना चाहिए, यानी कि रेंच बोल सकते हैं या स्पैनर बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो ओपन करने के लिए नट बोल्ट्स यूज़ होता है, ठीक है। कहते हैं कि वाई इज़ अ लॉन्ग स्पैनर यूज टू ओपन एंड टाइट नट्स ऑफ अ व्हीकल्स टायर। वाई इज़ अ स्मॉल एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच नॉट सूटेबल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास लॉन्ग स्पैनर क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम छोटा जो हमारे पास रेंच होता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच, वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल कॉन्सेप्ट टॉर्क का है। टॉर्क टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं। जितना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा उतना आराम से आप ओपन कर सकोगे कोई भी चीज़, ठीक है। तो टर्निंग इफेक्ट एक तो डिपेंड करता है कि आप जोर कितना लगा रहे हो, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए आप इधर से फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो डिपेंड करती है वो करती है कि हमारे पास कितना यहाँ से लेके इस फोर्थ तक का डिस्टेंस है। एंगल भी डिपेंड करता है, लेकिन वो अभी समझने की चीज़ नहीं है। दो चीज़ें यहाँ पे आप समझने डिपेंड करती हैं। एक फोर्स जितनी लगा रहे हैं, आप जाहिर सी बात है एक बंदे की जितनी मैक्सिमम पावर है उतनी ही लगाएगा। फोर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी बढ़ा नहीं सकते, ठीक हो गया। या फिर खड़ा होके वो इसको जोर लगाएगा, लेकिन आप मोमेंट आर्म को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक हो गया। मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा, यानी मोमेंट आर्म कहते हैं इस पॉइंट से जहाँ से चीज़ घूम रही है, पिवट पॉइंट से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है, इस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से खोल सकते हैं। अगर छोटा रेंच यूज़ करते हैं तो उसका मोमेंट आर्म जाहिर सी बात है कम होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी कई बार तो नट आपका ओपन ही नहीं होगा। आंसर को पढ़ते हैं। लॉन्ग स्पैनर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो लॉन्ग स्पैनर होता है, लॉन्ग स्पैनर प्रोड्यूस ग्रेटर टॉर्क। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क प्रोड्यूस करता है। क्यों? इसका मोमेंट आर्म ज़्यादा होता है, बिकॉज इट हैज़ लॉन्गर लिवर आर्म। लिवर आर्म का मतलब मोमेंट आर्म, ये लिवर आर्म, ठीक हो गया। मोर टॉर्क मेक्स इट इजियर टू लूजन टाइट्स नट। मोर टॉर्क का मतलब होता है कि आसानी से आप टाइट कर सकते हैं उसको, नट को। अ शॉर्ट रेंच प्रोड्यूस लेस टॉर्क, सो इट इज़ नॉट सूटेबल। सो ये इसका आंसर था। इसका स्क्रीनशॉट लें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है वाई आर डोर हिंजेस फिक्स्ड एट एज ऑफ द डोर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डोर हिंजेस जो होती हैं, तो कब्जे की बात कर रहा है, ये एंड पे क्यों होते हैं। पहली बात, ये हिंजेस की बात कर रहा है कि कब्जे जो होते हैं वो एंड पे, एज पे क्यों होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये कह रहा है कि डोर नॉब जो है, नॉब यानी कि ये जो है आपका हैंडल जो है, ये दूसरे एंड पे क्यों होता है, यानी कि हिंजेस से बिल्कुल बहुत मैक्सिमम फासले पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फासला हो सकता है उस फासले पे क्यों होता है। इस हैंडल को हम यहाँ पे क्यों नहीं लगाते मिड में, ठीक है। तो वो बताना है आपने। यहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट टॉर्क का है कि देखें, ये है आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ से आप इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके जहाँ से दरवाज़ा घूमेगा, इस कब्जों के अगेंस्ट घूमता है दरवाज़ा ना, यहाँ तक का मोमेंट आर्म होता है। देखिए कितना फासला है, इतना फासला है। लेकिन अगर हम इसको इधर लगा दें तो इसका मोमेंट आर्म कम हो जाएगा। तो याद रखना है, ज़्यादा मोमेंट आर्म का मतलब है आराम से चीज़ घूम जाना, ज़्यादा टॉर्क होना। कम मोमेंट आर्म का मतलब है कम टॉर्क होना। अगर मिड में लगाएंगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुश्किल पेश होगी दरवाज़ा खोलने में, एज कम्पेयर टू यहाँ से जहाँ से मोमेंट आर्म ज़्यादा है। तो हम आंसर को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। हिंजेस आर फिक्स्ड। ऑब्वियसली बात है, हिंजेस जो होती हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यानी कब्जे, हिंजेस मींस कब्जे जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं। द हिंजेस आर फिक्स्ड एट एज ऑफ द डोर, रोटेट इजीली अबाउट देम। इस वजह से लगाए जाते हैं ताकि वो इजीली रोटेट हो सकें। नॉब जो हैंडल है इज प्लेस्ड फार फ्रॉम द हिंजेस, दूर रखे जाते हैं टू प्रोवाइड मैक्सिमम टॉर्क, ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। इफ़ द नॉब वर इन द मिडल, अगर मिडल में होंगे, लेस टॉर्क वुड बी प्रोड्यूस्ड, कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मेकिंग इट हार्डर टू ओपन द डोर। ठीक हो गया। तो ये मुश्किल हो जाएगा दरवाजे को ओपन करना। अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कह रहा है, इफ यू ड्रॉप अ फेदर, कहता है कि पर को एंड अ बॉलिंग बॉल फ्रॉम द सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं, विच वन ऑफ देम विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। इनमें से कौन सा जो है वो ग्राउंड को फर्स्टली रीच करेगा और कौन से टर्मिनल वेलोसिटी पहले अटेन करेगा। आपने ये ज़हन में रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है और
अच्छा, यहाँ पे ये बात हो रही है, कोई एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे रखी है इसने, एक ये बॉलिंग बॉल है कहते हैं, इसको फेंक रहे हैं और एक फेदर को फेंक रहे हैं नीचे। एयर रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है बॉलिंग बॉल पहले हिट करेगी, इसका मतलब है कि इस चीज का आपको जवाब मिल गया। कौन सी चीज बॉल पहले हिट करेगी, यानी कि बॉल पहले हिट करेगी, फेदर बाद में, क्योंकि फेदर का वजन कम है। पहले आंसर। दूसरा आंसर है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी वो होता है कि जब किसी बॉडी का वजन उस पे लगने वाली एयर रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है ना, वेट, उसको बोलते हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है। जाहिर सी बात है अगर बंदे का वजन कम होगा, कम ही एयर रेजिस्टेंस पे उसका बैलेंस हो जाएगा वेट। अगर वेट ज्यादा होगा तो ज्यादा उसको एयर ड्रैग चाहिए, यानी कि आप किसी चीज को फेंकते हैं ना, उसके ऊपर हवा लगती है नीचे से ना, एयर ड्रैग लगता है। अगर किसी चीज का वजन कम है तो कम एयर ड्रैग में वो बैलेंस हो जाएगा, वजन ज्यादा तो ज्यादा। इसका मतलब है इस चीज का वेट कम होगा, वो जल्दी जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उस पे कम लग रही, इफेक्ट जो होगा बेसिकली ज्यादा होगा, जल्दी हो जाएगा इफेक्ट उस पे, ठीक है। इस वेट की वजह से, वेट कम है उस पे एयर ड्रैग का इफेक्ट जल्दी होगा, इस वजह से टर्मिनल वेलोसिटी वो अटेन करेगा जिसका वेट कम होगा। तो आंसर को पढ़ते हैं। आंसर में ये कह रहा है इन द एयर, हवा में, बॉलिंग बॉल पहले रीच करेगी ग्राउंड को, ठीक हो गया, बिकॉज इट एक्सपीरियंस लेस इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। लेस इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो जल्दी नीचे आ जाएगा, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा वेट उसका, ठीक है। द फेदर जो पर है रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, टर्मिनल वेलोसिटी पहले अटेन करेगा, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस जो होगी क्विकली बैलेंस इट्स वेट, उसके वेट को एयर रेजिस्टेंस क्विकली बैलेंस कर देगी, इस वजह से टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी फेदर जो है वो पहले अटेन कर लेगा। इसको स्क्रीनशॉट करें, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है व्हाई डू आइस स्केट्स एफर्टलेसली स्लाइड्स ऑन आइस व्हाइल योर शूज कॉज स्किडिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आइस स्केट्स होते हैं वो स्पून से कैसे स्लाइड कर जाते हैं, ऐसे स्लाइड कर रहे होते हैं आइस के ऊपर, जबकि आपके नॉर्मल शूज जो होते हैं आप स्लिप हो जाते हैं उधर जाके। क्यों होता है? तो ये जाहिर सी बात है इस वजह से होता है क्योंकि आपके जो होते हैं स्केट्स होते हैं, स्केट्स के नीचे एक शार्प ब्लेड लगा होता है जिसका बेसिकली कांटेक्ट एरिया बहुत कम होता है इसके साथ, बिल्कुल एक नाइफ की तरह होता है, ठीक है। कांटेक्ट एरिया आइस के बहुत कम होते हैं, इस वजह से ये स्लाइड करते हुए जाते हैं एज कम्पेयर टू योर शूज, जिसमें फ्रिक्शन आपकी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जिस फ्रिक्शन आपकी बहुत कम होती है, सॉरी। इसकी वजह से आप उधर स्केटिंग कर जाते हो अपने शूज, क्योंकि उसका एक तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है ना, जिसकी वजह से स्लिप हो जाते हो आप, ठीक है। तो अगेन फ्रिक्शन भी यहाँ पे रोल प्ले करती है। अगर आप यहाँ पे लिख पाओ कि आइस स्केट्स जो होते हैं उसके एरिया कम है तो कम फ्रिक्शन तो स्लाइड करते हैं, तो फ्रिक्शन जैसे ज्यादा होगी क्योंकि ग्रिप नहीं है ना आपकी उधर, तो इस वजह से आपको वहाँ पे आप जस्ट ये समझें कि यहाँ पे जो आपके ये आइस स्केट्स हैं, आइस स्केट्स के इधर जो होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है, छुरी की तरह होता है, इस वजह से ये स्लाइड करते हैं, क्योंकि जितना एरिया कांटेक्ट कम होगा उतनी कम फ्रिक्शन होगी, ठीक है। जैसे ही आप नॉर्मल शूज लेके जाते हैं उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये होता है कि वो जनाब, अच्छा देखिए, फ्रिक्शन तो ज्यादा हो जाएगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, लेकिन आप ग्रिप नहीं है ना, आइस और आपकी शूजों के दरमियान ग्रिप नहीं है, तो आप स्लिप कर जाओगे, ठीक है। तो ये आंसर लिखना है आपने, इस पे थोड़ा टाइम लग गया समझाने में, लेकिन आपने इसको रीड करना है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है व्हाई इज इट इजियर टू पुश अ कार ऑन फ्लैट टायर्स देन इन्फ्लेटेड वंस, what happens to the frictional force between tires and the road। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फ्लैट टायर्स होते हैं और जो इन्फ्लेटेड टायर्स होते हैं, जो यानी जिनमें हवा भरी होती है और जो पंचर हुए होते हैं, कौन से वाले को धक्का लगाना मुश्किल होगा। यानी कि गाड़ी है, गाड़ी के चारों टायर अगर पंचर हुए हुए हैं तब धक्का लगाना मुश्किल होगा पुश करना गाड़ी को, या फिर चारों टायरों में हवा है तब। तो जाहिर सी बात है जब चारों टायर पंचर हो जाएंगे तो धक्का लगाने में मुश्किल होगी, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गई, आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ये आंसर है इसका। और जब इसमें हवा होगी आराम से आप मूव करा सकते हो। और अगेन फ्रिक्शन का भी वही फिनोमेना हो गया। तो हम आंसर पढ़ते हैं, इट इज हार्डर टू पुश अ कार विद फ्लैट टायर्स। फ्लैट टायर का मतलब
ये कौन से टायर्स? वो वाले टायर्स जो पंचर हो चुके होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, रोड के साथ। अच्छा, बिकॉज़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, अच्छा फ्लैट हो जाते हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रोड के साथ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाती है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा, फ्रिक्शन बढ़ गई, ठीक हो गया। जब इन्फ्लेटेड टायर्स होते हैं उनका लेस लेस एरिया होता है, इस वजह से फ्रिक्शन भी उनकी कम होती है, जो कि ईज़िली मूव कर सकते हैं, हम उनको पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये रीड कर लेना है और आप इसको स्क्रीनशॉट करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट भी है। व्हेन स्टैंडिंग ऑन अ क्राउडेड बस, स्कूल बस, या आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा, व्हिच स्टैंड्स प्रोड्यूस बेटर स्टेबिलिटी, लेग्स जॉइंट और लेग्स स्प्रेड अपार्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं बस में ट्रैवल कर रहे हो तो कौन सा सिनेरियो आपको बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जब आपकी लेग्स जो हैं वो फार अपार्ट होंगी या फिर आप एक जगह दोनों पाँव रख के खड़े हुए हों। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी लेग्स फार अपार्ट होंगी तो आपको बेस सपोर्ट ज़्यादा प्रोवाइड होती है। बेस सपोर्ट ज़्यादा प्रोवाइड होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहता है। जब वो बना रहता है तो आप स्टेबल रहते हो जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है या फिर कोई शार्प टर्न लेती है, ठीक है। तो आंसर पढ़ते हैं, स्टैंडिंग विद लेग्स स्प्रेड अपार्ट produce better stability because it increases the base support, making it harder to lose balance. The bus starts, stops and turns. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको स्क्रीनशॉट लें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, Why is a moving bicycle easier to balance? चलती हुई बाइसाइकिल आसानी से बैलेंस क्यों होती है? रिलेट करें इसको प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन के साथ। So again, motorcycle, a moving motorcycle या bicycle is easier to balance because the rotating wheels की वजह से have angular momentum which resist changes in direction, gyroscopic effect जिसको कहा जाता है। This helps कीप द बाइसाइकिल अपराइट। ठीक होगा स्टूडेंट्स, इसका अगेन आप स्क्रीनशॉट करें, इसको याद करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट इज अ पेंसिल, अच्छा सॉरी, व्हाई इज अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन टिप अनस्टेबल। कहते हैं कि पेंसिल जब अपने टिप के ऊपर खड़ी होती है वो अनस्टेबल क्यों होती है, पहले इसका जवाब दें। दूसरा, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड ऑन अ पॉइंट। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं अगर कोई चीज़ एक पॉइंट पे बैलेंस है, तो कौन कौन सी चीज़ें बताती हैं उसके बारे में कि कैसे बैलेंस है, क्यों बैलेंस है, ज़्यादा बैलेंस है कि कम बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, ठीक हो गया। आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, अ पेंसिल ऑन इट्स टिप इज अनस्टेबल बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्मॉल बेस सपोर्ट। जाहिर सी बात है, इसके पास बहुत कम पिवट पॉइंट जो है जहाँ से चीज़ घूम रही है उसके पास बहुत कम बेस सपोर्ट है। आप इसको पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन खड़ा था, लेग्स जब फार अपार्ट होंगी तो आपकी बेस सपोर्ट ज़्यादा है, जब बेस सपोर्ट ज़्यादा होगी तो बैलेंस हो जाओगे। अब आप अगर दोनों पाँव एक जगह रख दिए तो आपकी बेस सपोर्ट कम होगी तो आप गिर जाओगे, ठीक है। तो वही है, जब आपकी बेस सपोर्ट कम होगी तो आप अनस्टेबल होगे, जब बेस सपोर्ट ज़्यादा होगी तो आप स्टेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इस सपोर्ट के ऊपर, जैसे कि वो बस वाला, और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, सॉरी, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, दूसरा वाइड बेस, वाइड बेस या बेस सपोर्ट कह सकते हैं आप, बेस ऑफ सपोर्ट कह सकते हैं, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और ये था क्वेश्चन नंबर 8। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट करें, इनको याद करें क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए, व्हाट हैपेंस इफ the driver takes a curve too fast. How does centripetal force keep the car from skidding? ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे ही गाड़ी शार्प टर्न लेती है, शार्प टर्न जब तेजी से कर्व को पार करती है, गाड़ी गोल घूमती है। अब गोल कैसे घूमती है, हमने तो पढ़ा हुआ है, कौन सी फोर्स जो होती है गोल घुमाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो किसी बॉडी को गोल चक्कर में घुमाती है, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमने रस्सी से तो बांधा बनी है गाड़ी को कि जो गोल घूम रही है, ये बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अगर गाड़ी बहुत तेजी से घूम रही है और बारिश भी लगी हुई है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी नहीं होगी गाड़ी को रोकने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो गाड़ी यहाँ से टर्न ओवर कर जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं ये रोड से बाहर चली जाएगी, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाएगा और अप हिल डाउन चली जाएगी, या जो आप कहना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि रोड से बाहर हो जाएगी, ठीक हो गया। हम इसका आंसर पढ़ते हैं, इफ द ड्राइवर टेक्स अ कर्व टू फास्ट द कार में स्किड आउटवर्ड, आउटवर्ड स्किडिंग कर जाएगी, क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गई है ना टायर्स और उसके दरमियान। अब मजे की बात है, फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कम तो गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
उसके बाद जो टायर्स और रोड के दरमियान, इन टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जो गाड़ी को एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कराती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, a ball is swung in a circle using a string. How does the tension in the string vary and what factors it involve? कहते हैं कि उसके टेंशन कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और एक बॉल को हमने सर्कल में घुमा दिया भाईजान। तो अब आंसर पढ़ते हैं डायरेक्टली। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। जाहिर सी बात है, जो धागे में जो टेंशन होती है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आपने धागे से इस बॉल को बांध के इस तरह घुमा रहे हो, तो आपका जो टेंशन है इसमें स्ट्रिंग में, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स, वही तो इसको बॉल को गोल घुमाएगा ना। धागे की वजह से जो घूम रहा है, धागे में है टेंशन, इसका मतलब टेंशन घुमा रहा है। टेंशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो कौन सी फोर्स लग रही है? आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कीप्स अ बॉल मूविंग इन सर्कल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक वर्टिकल सर्कल में, यानी कि आप टॉप व्यू से देख रहे हैं, वर्टिकल सर्कल में टेंशन ग्रेटर होगी टॉप पे। टॉप जो होगा टेंशन ग्रेटर एट द बॉटम, सॉरी टेंशन जो होगी आपकी बॉटम पे ग्रेटेस्ट होगी, और टॉप पे जो है वो लीस्ट होगी, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट्स ऑन अ बॉल कर रही है ही है। मैं इसको उर्दू में भी साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने इसको इंग्लिश में याद करना है क्योंकि फेडरल बोर्ड में ऑब्वियसली आपने इंग्लिश में लिखना है। ये 2 लाइन्स हैं, आप इसको मास्टर कर लें और स्क्रीनशॉट करें। हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, सॉरी। दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट टू मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड? एक सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्पेसिफिक स्पीड मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो आपने देखो ज़रूर इसे देखना है कि अगर सैटेलाइट स्पेसिफिक स्पीड मेंटेन नहीं करती तो क्या होता है। तो हम आंसर पढ़ते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होती है, मस्ट मेंटेन द करेक्ट ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का मतलब जो ऑर्बिट में राउंड करते हुए जो उसकी स्पीड होती है। सो द ग्रेविटी provides the required centripetal force. This allows the satellite to stay above the same point on the earth for continuous communication. ठीक है, मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसको ज़रूरी इस वजह से होता है, स्पेसिफिक ऑर्बिटल स्पीड को मेंटेन करने की ज़रूरत इस वजह से होती है। अगर वो अपनी स्पीड मेंटेन नहीं करती तो ग्राउंड पे यानी अर्थ पे जो स्टेशंस बने हुए हैं उनके साथ कंटिन्यूस लगातार कम्युनिकेशन में मसला पेश आता है। अगर वो यहाँ पे घूमने में थोड़ा स्पीड अप हो फिर स्लो डाउन हो तो कम्युनिकेशन में मसला पेश आता है। तो कंटिन्यूस लगातार कम्युनिकेशन के लिए हमें एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ मूव करना पड़ता है। ये थे स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 4 के थे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।